तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, राइट? देखिए, नाम से क्या क्लियर हो रहा है, कैपिटल स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा, है ना? जैसे मैं बोलूँ कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर रेडी करना है, बिल्डिंग तैयार करनी, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो आपको पता है कि किन किन चीज़ों से मिल के वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर रेडी होगा, वो ढांचा तैयार होगा। आपको पता है कि सीमेंट चाहिए, मोरंग चाहिए, गिट्टी चाहिए, ईंट चाहिए, इन सब से मिल के आपका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर रेडी हो पाएगा, बिल्डिंग तैयार हो पाएगी, है ना? तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स को रेडी करने के लिए। इसी तरीके से जब हम बात करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर की, तो इसका मतलब क्या निकला, वो सारी चीज़ें जिससे कैपिटल रेडी हो सके, मतलब कैपिटल आपकी बन सके। कंपनी को जो कैपिटल चाहिए, जो फंड चाहिए एक हैवी अमाउंट में कैपिटल बिजनेस को रन कराने के लिए, वो कैपिटल आपको इकट्ठा हो सके। तो किन चीज़ों से वो इकट्ठा हो जाएगी, वही चीज़ें क्या कहलाएंगी, कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाती हैं, राइट? सो बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हो गया, अमाउंट ऑफ डेब्ट और इक्विटी। क्योंकि क्या बोला कि कैपिटल कैसे रेडी होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसे तैयार होगा, डेब्ट और इक्विटी से। तो डेब्ट और इक्विटी की क्वांटिटी, उसके अमाउंट जो एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होती है अपने ऑपरेशंस को रन कराने के लिए, बिजनेस ऑपरेशंस को रन कराने के लिए, अपने एसेट्स को परचेज करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए, वही क्या कहलाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ये कि इस कैपिटल को रेडी कैसे होगा, कैपिटल कैसे तैयार होगी। तो जिन चीज़ों से मिलकर कैपिटल रेडी होगी वो क्या कहलाएंगी, कैपिटल स्ट्रक्चर। कि ये मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर है, इसमें इतना डेब्ट है, इतना इक्विटी है, तो ये मेरा पूरा कैपिटल का स्ट्रक्चर हो गया। कैपिटल मेरी ऐसे रेडी होके आई है। 500 करोड़ की कैपिटल है, तो 500 करोड़ की कैपिटल कैसा है, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, तो 500 करोड़ की कैपिटल में मेरा 250 करोड़ का आपका डेब्ट हो गया, 250 करोड़ की इक्विटी हो गई। तो ये हमारा क्या हो गया कि कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर है? सो कैपिटल स्ट्रक्चर में जब डेब्ट और इक्विटी की बात कर रहे हैं ना, तो डेब्ट और इक्विटी क्या मतलब हो गया कि ओनर्स एंड बोरोड फंड, मतलब ओन्ड फंड एंड बोरोड फंड। तो ओन्ड एंड बोरोड फंड का मिक्स, उसी को हम क्या कहते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। कि हम इतना अपना पैसा लगा रहे हैं, इतना उधार का पैसा लगा रहे हैं, इन दोनों को इस कॉम्बिनेशन में रेडी कर रहे हैं, जिससे कि हमारे बिजनेस की जो भी फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है, जो भी फंडिंग से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है, वो हम फुलफिल कर सके, राइट? आपको पता है यही कैपिटल है जो हमें हेल्प करेगी हमारे बिजनेस को रन कराने के लिए। डे टू डे के बिजनेस को रन कराने के लिए हमें चाहिए होगी ऐसी कैपिटल जो हमेशा रहे, दैट इज योर वर्किंग कैपिटल। और लॉन्ग टर्म एसेट्स को परचेज करने के लिए, फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए एक हैवी अमाउंट में कैश चाहिए होगी, जिसको हम फिक्स कैपिटल कहेंगे। क्लियर है? तो इसका मतलब हमें कैपिटल चाहिए ही चाहिए। तो उसको पाने के लिए हम ओन्ड एंड बोरोड फंड का जो मिक्सिंग करते हैं, जो कॉम्बिनेशन रेडी करते हैं, जो प्रोपोर्शन रेडी करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक, जब हम बात करेंगे ओनर्स फंड की, मतलब इसको हम कहेंगे इक्विटी। डेब्ट एंड इक्विटी बार बार बोल रहे हैं ना, तो इक्विटी का मतलब क्या हो गया, ओनर्स फंड हो गया, ओन फंड हो गया। अब ओनर्स फंड में क्या क्या चीजें, किन किन सोर्सेज को कहा जाता है कि ये ओन फंड से आई हुई सोर्सेज हैं, या ये ओनर्स हैं जिनको हम इक्विटी टर्म्स के लिए यूज करेंगे। तो हो गया जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करके आपने पैसे इकट्ठा किए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल करके आपने पैसे इकट्ठे किए, रिजर्व एंड सरप्लस से आपने पैसा इकट्ठा करा, और रिटेन्ड अर्निंग, आपने अपने ही पैसों से कुछ पैसा इकट्ठा करके रखा था, आपके प्रॉफिट का कुछ पोर्शन आपने संभाल के रखा था, तो वो पैसा, तो रिटेन्ड अर्निंग। ये सारे फंड कैसे कहलाते हैं, ये ओन्ड फंड कहलाते हैं। ठीक है, ओनर्स फंड या ओन्ड फंड कहलाते हैं। ठीक है, और वहीं पे जब बात करेंगे बोरोड फंड की, तो बोरोड फंड का मतलब क्या हो गया, हमने लोन लिया है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, हमने डिवेंचर्स इशू किया है, पब्लिक डिपॉजिट्स हैं। पब्लिक डिपॉजिट मतलब कि कई कंपनियों को ना ये अलाउ होता है, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, जो अभी आपके सिलेबस से बहुत आगे की चीज़ है, तो उनको ये अलाउ होता है कि वो पब्लिक का पैसा अपने पास रख सकती हैं एज अ डिपॉजिट। जैसे कि हम लोग बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं ना, तो वैसे ही कंपनी को भी अलाउ हो जाता है कि वो पब्लिक का पैसा अपने पास एज अ डिपॉजिट रख सकती हैं, और उस पर उनको इंटरेस्ट देंगी, तो उसको हम कहते हैं पब्लिक डिपॉजिट। बेसिकली है क्या, कंपनी तो वो लोन ही ली ना, पब्लिक का पैसा अपने पास रख रही है, मतलब पब्लिक से उधार लेके बैठी हुई है, और बाद में पब्लिक को वो पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक जब चाहेगी वो पैसा मांग लेगी। तो ये इसीलिए इसको क्या कहेंगे, बोरोड फंड कहेंगे। पब्लिक डिपॉजिट, डिवेंचर्स, लोन किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो वो बोरोड फंड में आएंगे। ठीक है, तो ये किसी भी जगह से हो सकता है, बैंक से हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो सकता है, डिवेंचर होल्डर से हो सकता है, पब्लिक से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। सो इसका मतलब क्लियर हुआ कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। कैपिटल स्ट्रक्चर का जो डिसीजन एक फाइनेंशियल मैनेजर लेता है, एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर लेता है, सीएफओ लेता है, वो क्या लेता है, वो ये बस डिसाइड करता है
कि हमको एकदम ऑप्टिमल प्रोपोर्शन में, एग्जैक्ट प्रोपोर्शन, एक सही मिक्सिंग, सही कॉम्बिनेशन हमको डेब्ट और इक्विटी का फिट करना है, जिनसे मेरी कैपिटल अच्छे से रेज होके आ सके। क्लियर है? तो एक फाइनेंशियल मैनेजर को अपनी कंपनी के लिए कितना डेब्ट लाएं, कितना इक्विटी से पैसा रेज करें और टोटल मिला के हमारी कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए, तो इस चीज के डिसीजन को हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन है ना, या कैपिटल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग डिसीजन लिया है। और ये जो हमने कॉम्बिनेशन फिट किया कि इतना डेब्ट इतना इक्विटी, ये जो प्रोपोर्शन सेट किया ना, ये हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। क्लियर है? तो कैपिटल स्ट्रक्चर में हम फोकस करते हैं एक आइडियल रेशियो की, कि भाई डेब्ट और इक्विटी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेब्ट ज़्यादा हो गया, इक्विटी कम हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इक्विटी ही है सिर्फ डेब्ट नहीं है, या इक्विटी बहुत ज़्यादा है डेब्ट का प्रोपोर्शन कम है। तो आइडियल रेशियो होना चाहिए डेब्ट और इक्विटी का, मतलब परफेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। परफेक्ट कॉम्बिनेशन का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि 50-50% कर देते हैं, आधा डेब्ट आधा इक्विटी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है परफेक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब। परफेक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब ये हो गया कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या कैपेसिटी है, उसके हिसाब से, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से, उस कंपनी के सिनेरियो को देखते हुए, उसकी कंडीशंस को समझते हुए हमको तब प्रोपोर्शन जो फिट करते हैं कि नहीं, डेब्ट और इक्विटी का प्रोपोर्शन 2:1 होना चाहिए या 1.5:1 होना चाहिए। तो जो हम ये प्रोपोर्शन सेट करते हैं, जो रेशियो सेट करते हैं ना, वो एक आइडियल रेशियो कहलाता है। ठीक है? तो कैसे हम ये करेंगे? जैसे मैंने कहा ना कि 2:1 हो, तो 2:1 का क्या मतलब निकला? तो इसका मतलब कैसे हो गया, मतलब इसी को फॉर्मूले में कहते हैं कि डेब्ट डिवाइड बाई इक्विटी, जो आइडियल रेशियो हम बोल रहे हैं ना, तो वो है, ये है डेब्ट डिवाइड बाई इक्विटी। अब 2:1 का मतलब क्या हो गया कि डेब्ट आपका 2 है, इक्विटी आपका 1 है। तो अगर 100 आपकी इक्विटी है तो 200 आप डेब्ट लेके बैठे, तो 300 की आपकी कैपिटल इकट्ठा हुई। राइट? तो ये चीज कह रहा है 2:1 है आपका, डेब्ट एंड इक्विटी का प्रोपोर्शन ये है। तो वो अलग अलग कंपनी के अकॉर्डिंग, उनकी सिनेरियो को देखते हुए, उन फैक्टर्स को देखते हुए जो कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करती हैं, उनके अकॉर्डिंग जो हम डिसाइड करते हैं प्रोपोर्शन, वो हमारा बेस्ट प्रोपोर्शन कहलाता है, या ऑप्टिमल या आइडियल प्रोपोर्शन कहलाएगा। ठीक है? तो या फिर ये तो हो गया डेब्ट या इक्विटी, या फिर हम इसको ना, इस प्रोपोर्शन को ऐसे भी समझ सकते हैं कि डेब्ट का प्रोपोर्शन टोटल कैपिटल में कितना है। तो वो उसके लिए कैसे फॉर्मूला हो जाता है कि डेब्ट इतना और डिवाइड बाई डेब्ट प्लस इक्विटी। अब आपको पता है डेब्ट का मतलब हो गया बोरोड फंड, इक्विटी का मतलब हो गया ओन्ड फंड। तो जितना भी ओन्ड फंड से, इक्विटी जब भी टर्म यूज किया जा रहा है तो उसका मतलब मैंने पहले ही बता दिया, जितने भी ओन्ड फंड के सोर्सेज हैं उसका पूरा ले लो। डेब्ट मतलब तो डेब्ट जहां से भी आपने डिवेंचर इशू किया, लोन लिया, जो कुछ भी आपने लिया है सबको इकट्ठा करो, तो टोटल इतना कैपिटल, और टोटल में से डेब्ट का प्रोपोर्शन, लोन आपने इतना ले रखा है। तो ये आपको पता चल जाएगा कि मेरे 100 में 200, मतलब सॉरी, 100 में 25 मेरा डेब्ट है, 100 में 75 मेरा डेब्ट है, तो कितना प्रोपोर्शन टोटल कैपिटल में आपके डेब्ट का है, वो हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। और यही जो प्रोपोर्शन हम देखते हैं ना कि टोटल ओवरऑल कैपिटल में डेब्ट का कितना प्रोपोर्शन है, डेब्ट कितना पार्ट का है, यही क्या कहलाता है, फाइनेंशियल लेवरेज कहलाता है। क्लियर है? फाइनेंशियल लेवरेज को भी डिटेल में हम समझ लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे इन सिंपली समझिएगा कि टोटल कैपिटल में डेब्ट के प्रोपोर्शन को ही हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल लेवरेज कहते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट वहाँ पे आ जाता है। डेब्ट का जितना भी प्रोपोर्शन होगा उतना इंटरेस्ट की लाइबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी, तो वही हमारा क्या कहलाता है, फाइनेंशियल लेवरेज कहलाता है। इज इट क्लियर? सो कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ऑप्टिमल होना चाहिए, मतलब एक बेस्ट प्रोपोर्शन आपको फिक्स करना है। डेब्ट और इक्विटी का एक आइडियल रेशियो आपको सेट करना है, आपको मतलब फाइनेंशियल मैनेजर को। तो हम कब कहेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमल है, जब डेब्ट और इक्विटी का प्रोपोर्शन ऐसा सेट किया जाए, ऐसा कॉम्बिनेशन रेडी किया जाए, डेब्ट और इक्विटी की ऐसे मिक्सिंग की जाए, जिसका रिजल्ट क्या निकले, जिसका रिजल्ट निकले कि आपके इक्विटी शेयर्स की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाए। इक्विटी शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब क्या, हमने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में इस बात को समझा था कि शेयर्स की जो मार्केट प्राइस है ना, वो इंक्रीज कर जाए। राइट? तो जब शेयर्स की मार्केट प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, इसका मतलब शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो गई, और शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो गई, यही तो मेन ऑब्जेक्टिव है। इसका मतलब आपने अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर रेडी किया है। क्लियर है? तो कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी एम्फेसिस ऑन इंक्रीजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ, क्योंकि यही मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। ठीक? तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन भी ऐसा हो कि जिसकी वजह से, मतलब डेब्ट और इक्विटी का प्रोपोर्शन हम ऐसा सेट करें कि हमारे शेयर्स के मार्केट प्राइस बढ़े और हम शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज हो जाए। ठीक? अब ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन होता है ना, वो आप कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल रिस्क दोनों को इफेक्ट करता है। ठीक? जब दो टर्म्स हो गए ना, प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल रिस्क। जब हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की, इसका मतलब हम कॉस्ट के टर्म में बात करें,
प्रॉफिट कब आएगा? जब आपका कॉस्ट कम रहेगा, ठीक? तो कॉस्टिंग की बात कही जा रही है। प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट करने का मतलब हो गया कि ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन लेना चाहिए जहाँ पे कॉस्टिंग कम आए, क्लियर है? और दूसरा हो गया फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क का टर्म जब भी यूज किया जाए तो मतलब फाइनेंशियल रिस्क है। फाइनेंशियल मतलब पैसा देना है, ठीक है? पैसे की बात हो रही है, और रिस्क है कि आप वो पैसा ना दे पाएं, ठीक? तो फाइनेंशियल रिस्क, अगर डेप्ट है तो बट ऑब्वियस सी बात है आपको इंटरेस्ट देना होगा, डेप्ट का जो भी अमाउंट आपने लोन लिया वो पैसा भी रीपे करना होगा, तो फाइनेंशियल रिस्क हुआ ना। तो कहने का मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर जो डिसाइड किया जाता है ना, तो जो भी आपका डिसीजन होगा, आपने जो भी प्रोपोर्शन सेट किया है, वो दो चीज़ों को इम्पैक्ट करने वाली है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को और कंपनी के फाइनेंशियल रिस्क को, ठीक? अब कैसे इन दोनों को कैसे करेगी वो चीज़ मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ। जब बात कही जा रही प्रॉफिटेबिलिटी की तो मैंने कहा कॉस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक? और वन लाइनर क्वेश्चन में या ट्रू एंड फॉल्स में या टिक में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। सो याद रखिएगा, जो डेब्ट की कॉस्ट होती है ना, वो लोअर होती है कंपैरिजन टू इक्विटी की कॉस्ट। मतलब इक्विटी, अगर इक्विटी आप जैसे कॉस्टिंग का मतलब समझिएगा, आप कहते हैं ना कि मुझे ये कपड़ा परचेज करना है, या मैं एक कपड़ा खरीदने जा रही हूँ, मोबाइल परचेज करने जा रहे हैं, तो जितने रुपए आप देते हैं उस चीज़ को पाने के लिए, वो क्या कहलाती है? उसकी कॉस्ट कहलाती है, ठीक? तो इक्विटी की कॉस्ट मतलब इक्विटी को पाने के लिए मुझे, जो लोग ने इक्विटी का पैसा दिया है मुझे, मतलब हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स, वो मुझसे क्या उम्मीद कर रहे हैं ना, वो उनकी कॉस्टिंग हो जाएगी। वो जितना रिटर्न हमसे उम्मीद करेंगे वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ डेब्ट का मतलब हो गया कि डेब्ट से जो पैसा मैंने रेज किया, उस डेब्ट के पैसे को पाने के लिए मुझे उन्हें क्या देना पड़ेगा, वो उनकी कॉस्टिंग होती है। तो जैसे डिवेंचर से लिया तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लोन लिया तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, साथ में वो पैसा भी रिपे करना पड़ेगा। तो ये सब इसकी कॉस्टिंग बन गई। तो याद रखिए ये चीज़, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो डेब्ट की कॉस्ट होती है ना, वो कम होती है कंपेयर टू इक्विटी की कॉस्टिंग, है ना? आपको लगेगा इक्विटी में तो कोई कॉस्ट नहीं, कुछ देना ही नहीं है। नहीं, देना पड़ता है, डिविडेंड देना पड़ता है, और जो डिविडेंड देना पड़ता है ना, अगर प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर हैं तो उनको तो फिक्स डिविडेंड जाएगा, उनका रेट फिक्स हो जाएगा। पर जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हाइयर रेट ऑफ रिटर्न कंपनी कमाए, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी कमाए, क्योंकि ज़्यादा कमाएगी तो मुझे ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। तो वो हमेशा पुश ऑन करती हैं कि हाइयर रेट ऑफ रिटर्न आना चाहिए, हाइयर रेट ऑफ रिटर्न आना चाहिए। तो ये उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है ना, वो चीज़ आपकी कॉस्टिंग में आ जाती है। क्लियर? तो कॉस्ट ऑफ डेट हमेशा लोअर रहता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी के, ठीक? अब उसके पीछे दो लॉजिक भी समझ लीजिए। कैसे? पहली बात तो कि डिवेंचर होल्डर्स को लोअर रेट ऑफ रिटर्न चल जाएगा, मतलब जो डेब्ट है ना उनको लोअर रेट ऑफ रिटर्न चलेगा, क्योंकि उनको क्या है, उनको पता है कि जिन्होंने लोन दिया है, जो आपके लेंडर्स हैं, उनको पता है कि वो इतना ही इंटरेस्ट आपसे पा सकते हैं। अगर 10% पे उन्होंने लोन दिया तो उनको 10% इंटरेस्ट मिलेगा, और जितना पैसा उन्होंने आपको उधार दिया उतना ही पैसा उनको रिटर्न आना है, इसके अलावा उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो उनको सब कुछ फिक्स है, तो वो क्यों एक्सपेक्ट करेंगे कि आप ज़्यादा कमाओ, ज़्यादा कमाओ? उनसे कोई मतलब नहीं, बस वो सिक्योर होने चाहिए। उनका पैसा वापस कर दीजिए, उनका इंटरेस्ट देते रहिए, बस इतना आप कमाइए, उनके लिए काफ़ी है। तो उनको वो ना हायर रेट ऑफ रिटर्न से कोई मतलब नहीं होता, तो वो लोअर रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, और उतना ही चलता है, बस वो सेफ रहे हैं। तो इसलिए वो कॉस्टिंग आपकी कम आती है, क्योंकि वो हायर रेट ऑफ रिटर्न की तरफ आपको पुश ऑन नहीं करती हैं। दूसरा क्या हो गया? इंटरेस्ट। डेब्ट पे आपको हमेशा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और इंटरेस्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं तो वहाँ पे एज एन एक्सपेंस दिखाते हैं। एक्सपेंस दिखाने की वजह से प्रॉफिट कम आता है, तो हमारा टैक्स में बेनिफिट मिलता है। तो इसीलिए कहते हैं कि इंटरेस्ट जो होता है वो टैक्स लायबिलिटी में आपको हेल्प करता है, टैक्स लायबिलिटी आपकी रिड्यूस करता है। क्लियर है? तो इसी वजह से डेब्ट की कॉस्टिंग लोअर आती है। क्लियर है? सो डेब्ट प्रपोर्शन अगर हम बढ़ाएंगे अपने कैपिटल में, तो जो ओवरऑल कैपिटल की कॉस्टिंग होती है ना, वो कम हो जाती है, क्योंकि डेब्ट की कॉस्टिंग कम है तो कैपिटल की भी कॉस्टिंग कम हो जाएगी, है ना? अगर 500 करोड़ में से हम 300 करोड़ या 400 करोड़ हम डेब्ट से लेके आएंगे, तो 400 करोड़ की कॉस्ट कम लग रही है, तो बट ऑब्वियसली बात है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो डेब्ट का प्रपोर्शन बढ़ाने से ओवरऑल कॉस्ट की जो कैपिटल होती है, वो मतलब ओवरऑल कैपिटल की जो कॉस्टिंग होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है? अब ये भी एक चीज़ देखिए, ये तो ठीक है भाई, कॉस्टिंग प्रॉफिटेबिलिटी वाला पार्ट जब आपने देखा, दो इफेक्ट करती है ना, एक प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरा फाइनेंशियल रिस्क को। तो प्रॉफिटेबिलिटी का पार्ट तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि भाई डेब्ट के प्रपोर्शन को बढ़ाना चाहिए। क्यों बढ़ाना चाहिए? क्योंकि ये आपको कॉस्टिंग कम करती है। क्लियर है? लेकिन बात फाइनेंशियल रिस्क की जब कहें तो डेब्ट के प्रपोर्शन को बढ़ाने से फाइनेंशियल रिस्क कंपनी का बढ़ जाता है, ठीक है? क्योंकि जितना ज़्यादा डेब्ट का प्रपोर्शन बढ़ेगा उतना ही आपके ऊपर फाइनेंशियल चार्जेस बढ़ेंगे, फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस, मतलब देना ही देना है, फिक्स्ड है, कोई उसे कम नहीं कर सकता। इंटरेस्ट फिक्स्ड है, इतना जितना भी परसेंट पे आपका लोन फिक्स हुआ होगा उतना परसेंट का इंटरेस्ट आपको देना ही देना है। जितना लोन का अमाउंट लिया उतना लोन का अमाउंट रिपे करना ही करना है। तो फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस आपके ऊपर लग जाते हैं। तो
फाइनेंशियल रिस्क, ये जो रिस्क होता है कि कहीं हम लूज ना कर जाएं, कहीं हम रिपे ना कर पाएं, ये चार्जेस आपके बढ़ जाएंगे। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में जब भी आप प्रोपोर्शन फिक्स करने जा रहे हैं डेब्ट और इक्विटी का, तो आपको ये सारी बातें ध्यान देनी पड़ेंगी कि प्रॉफिटेबिलिटी का क्या सिनेरियो है, फाइनेंशियल रिस्क का क्या सिनेरियो है, और फिर एक आइडल रेशियो आपको अपने कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसाइड करना होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर्स को अफेक्ट करते हैं। सो कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट और इक्विटी के प्रपोर्शन को सेट करते वक्त कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, जो अफेक्ट करते हैं इनके प्रपोर्शन के रेशियो को डिसाइड करने में, कि भाई डेब्ट का इतना प्रपोर्शन रखना चाहिए, इक्विटी का इतना प्रपोर्शन रखना चाहिए। तो कितना रखना चाहिए, किसके प्रपोर्शन को ज़्यादा करना चाहिए, किसके प्रपोर्शन को कम करना चाहिए, ये बात को कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, उन्हें ही हम बोल रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इन बातों को हमें ध्यान में रखना होगा और इसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड कर पाएंगे, इन बातों को जब हम समझेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ, ऐसे सिनेरियो में मुझे इक्विटी का प्रपोर्शन ज़्यादा कर देना चाहिए या ऐसे सिनेरियो में हमें डेब्ट का प्रपोर्शन ज़्यादा करना चाहिए। तो क्या सिनेरियो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सेट होता है, वो इन फैक्टर्स के बेसिस पे आप समझ सकते हैं। तो यही वो फैक्टर्स हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर्स को अफेक्ट करते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। तो 14 फैक्टर्स हैं जो इन्हें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहला हो गया कैश फ्लो पोजीशन, दूसरा हो गया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तीसरा हो गया डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, तो फोर्थ है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, टैक्स रेट, फ्लोटेशन कॉस्ट, रिस्क कंसिडरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, कंट्रोल, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, स्टॉक मार्केट कंडीशन, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। तो ये पूरे 14 फैक्टर्स हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट और इक्विटी के प्रोपोर्शंस को सेट करने में अफेक्ट करते हैं, राइट। अब इनमें मैंने कुछ चीज़ों को हाईलाइट कर रखा है, कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है। ये वो कौन से पॉइंट्स हैं, देखिए आपको ये 14 पॉइंट्स पूरे याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि फाइनेंसिंग डिसीजन जब आपने पढ़ा तो वहाँ पे फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करने के जो फैक्टर्स थे वो ये ही 7 फैक्टर्स थे जो यहाँ पे हाईलाइटेड है। तो मतलब ये 7 फैक्टर्स आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है, फाइनेंशियल डिसीजन में हम यही तो डिसाइड करते थे ना कि हमें किस सोर्स से कितना फंड रेज करना चाहिए, क्या चीज़ सही पड़ेगी। तो वही तो यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर में भाई डेब्ट से कितना करें, इक्विटी से कितना करें, तो कहीं ना कहीं सेम चीज़ें हैं, वो वही है ही वही है। तो ये वो 7 पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे टिक किए गए हैं, वो वही हैं जो फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन के हैं, जो आप ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। ठीक है। अब वहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट का रहेगा नाम, जैसे कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ पे दिया गया, वहाँ पे सीधा कॉस्ट लिखा गया, तो कॉस्ट के अंदर डेब्ट एंड इक्विटी को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट कंडीशन की जगह वहाँ लिखा गया स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। ठीक है। तो बेसिकली वो वही है कि क्या कंडीशन है, क्या है, तो आप सेम चीज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी 7 पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है। फिर भी हम यहाँ पे सारे पॉइंट्स को एक एक करके वापस से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हो गया कैश फ्लो पोजीशन। तो हमें पता है कि जब भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसाइड करने जा रहे हैं तो हमें उस ऑर्गेनाइजेशन की कैश फ्लो की क्या सिचुएशन है, उसकी प्रोजेक्शन को समझ लेना चाहिए कि फ्यूचर में कितना कैश फ्लो रहेगा या कैसे अभी कैश फ्लो है। तो क्योंकि देखिए, अगर आप डेब्ट फाइनेंस कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि कैश फ्लो की जो सिचुएशन है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, मतलब अच्छा खासा कैश फ्लो हो आपके पास। कैश फ्लो होना मतलब कैश का आना जाना, कैश होनी चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में। क्यों? क्योंकि डेब्ट के केस में आपको इंटरेस्ट और डेब्ट का अमाउंट रीपे करना होता है। तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैश ही नहीं है तो आप ये इंटरेस्ट जो आपको हमेशा पे करना है वो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कैश फ्लो की सिचुएशन अगर स्ट्रांग है तो आप डेब्ट फाइनेंसिंग की तरफ जा सकते हैं, डेब्ट के प्रोपोर्शन को आप ज़्यादा कर सकते हैं या डेब्ट से आप पैसे रेज कर सकते हैं। पर अगर यही नहीं होगा तो फिर आपके लिए दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा, आपको कैपिटल को रिपे करना होगा, साथ में आपके बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए जो एक रेगुलर कैश चाहिए वो भी करनी होगी। तो जब कैश ही नहीं होगा तो आप इतनी लाइबिलिटीज़ लेके परेशान हो जाएंगे। तो कैश फ्लो की पोजीशन देखिए, उसके हिसाब से डिसाइड करिए कि डेब्ट को बढ़ाएं या इक्विटी को बढ़ाएं। दूसरा आ गया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो अगर आप बीइंग एन फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइड करने जा रहे हैं कि मुझे डेब्ट के प्रोपोर्शन को बढ़ाना चाहिए, इक्विटी के प्रोपोर्शन को बढ़ाना चाहिए, तो उस डिसीजन में आपको ये रेशियो बहुत हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। देखिए नाम क्या बता रहा है, इंटरेस्ट को कवर करना, कवरेज, इंटरेस्ट को कवरेज करने का रेशियो। ठीक है, मतलब वो रेशियो जो आपको ये बताएगा कि कितना ज़्यादा आपके पास पैसा है कि आप इंटरेस्ट पे आउट कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास जो भी पैसा है उससे आप कितनी बार अपने इंटरेस्ट को पे कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है डिसाइड करने के लिए कि आपको डेब्ट के प्रोपोर्शन को कितना रखना चाहिए। इस रेशियो में हम क्या देखते हैं कि जो कंपनी की अर्निंग है
कौन सी वाली अर्निंग? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब एक ऐसा अमाउंट प्रॉफिट जो हुआ है उस प्रॉफिट में से अभी हमने इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया है और ना ही अभी मैंने टैक्स दिया है, अभी हमारी वही वाली प्रॉफिट है, इंटरेस्ट और टैक्स अभी इसमें से पे नहीं किया है। तो इस प्रॉफिट, ये जो पूरा प्रॉफिट है हमारा विदाउट पेइंग इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो जो हमारी अर्निंग है उसमें से हम इंटरेस्ट को कितनी बार पे कर सकते हैं, ठीक? तो उसी को हम कहते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इसका फॉर्मूला कैसे निकलता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। अब सिंपल सी बात है, जैसे कि मान लीजिए 100 है, 100 आपके पास 100 की अर्निंग हो गई, ठीक है? 100 की अर्निंग हो गई और आपको 10 इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है? 10 इंटरेस्ट पे करना है, इसका मतलब क्या हो गया कि आप 10 बार 100 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 10। मतलब आपका अमाउंट, आपकी अर्निंग इतनी है कि आप वो 10 रुपए के इंटरेस्ट को 10 बार पे कर सकते हैं। मतलब उतना कवर करके, आपका पैसा इतना है कि आप 10 टाइम्स कवर करके अपने इंटरेस्ट को रखें, मतलब 10 टाइम्स भर का आपके पास पैसा है इंटरेस्ट का। यही ये रेशियो बताता है। तो अब बट ऑब्वियस सी बात है, अगर हायर रेशियो है तो इसका मतलब कंपनी बहुत लोअर रिस्क में है कि वो अपने इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन को मीट आउट ना कर पाए। इसका मतलब यही है कि भाई अगर हायर रेशियो है मतलब हम बहुत सेफ हैं, हम इंटरेस्ट अच्छा खासा पे कर। अगर किसी का मान लीजिए 20 टाइम्स आ गया, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 20 आया, इसका मतलब उसकी अर्निंग इतनी है कि वो अपने जो भी इसको इंटरेस्ट पे करना है, वो उस इंटरेस्ट को 20 टाइम पे करे ना, तो भी उसके पास अर्निंग है, मतलब 20 टाइम्स भर की अर्निंग है इसकी, ठीक है? तो इसका मतलब कि जितनी ज़्यादा ये रेशियो आएगा, वो ये शो करता है कि आपके पास उतना ज़्यादा प्रॉफिट है, उतनी ज़्यादा अर्निंग है आपके इंटरेस्ट को कवर करने के लिए, ठीक? तो हायर होना मतलब बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाए या वो इंटरेस्ट का पेमेंट ना कर पाए, इसके चांसेस बहुत कम है, ठीक? नेक्स्ट देखते हैं डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। अब डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो ये क्या कह रहा है? देखिए ये क्या कह रहा है? डेब्ट को कवर करने की बात कर रहा है, ठीक है? डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो मतलब डेब्ट, जो लोन आपने ले रखा है, जो आपके पास कमिटमेंट है कैश को पे करने की, कैश में पेमेंट करने की, उसकी क्या कवरिंग है आपके पास। तो ये रेशियो क्या बताता है कि कैश पेमेंट्स टू बी मेड एंड द अमाउंट ऑफ कैश अवेलेबल, आपके पास कितना कैश अवेलेबल है और उतने अवेलेबल कैश में से आपको कितना कैश पे करना है, ठीक? फॉर्मूला याद करने का दोनों ही केस में, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो में एक तरीका याद रखिएगा कि जो पेमेंट करना है ना वो हमेशा आप नीचे करेंगे, नीचे लिखेंगे, ठीक है? जैसे देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो गया, क्या चीज़ हमें चाहिए कि कितना कैश पेमेंट करना है और कितना कैश अवेलेबल है। तो पहले हम क्या करेंगे, मेरे पास अवेलेबल कैश कितनी है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट कौन सा चाहिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब इंटरेस्ट भी पे कर दीजिए, अर्निंग में से इंटरेस्ट भी पे कर दीजिए, टैक्स भी पे कर दीजिए। अब जो रिमेनिंग, जो डिविडेंड जो शेयर होल्डर्स के लिए बचता है ना प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो वाला प्रॉफिट देखिए, वो प्रॉफिट, फिर डेप्रिसिएशन, फिर अगर कोई इंटरेस्ट आ रहा है वो, फिर नॉन कैश एक्सपेंस वो सब टोटल कर लीजिए। मतलब इतना कैश अवेलेबल है आपके पास, डिवाइडेड बाय कितना कैश पेमेंट करना है आपको, प्रेफरेंस डिविडेंड पेमेंट करना है, इंटरेस्ट अगर लोन लिया तो उस पर इंटरेस्ट पेमेंट करना है, और रीपेमेंट ऑब्लिगेशन मतलब अगर जितना लोन का अमाउंट है वो भी पे करना है, ठीक? तो ये हमारे कैश पेमेंट की ऑब्लिगेशन हो गई। तो वहाँ पे भी देखिए आपने क्या कहते हैं, EBIT डिवाइड बाई इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या था, आपको पेमेंट करना होता था, और EBIT क्या था, आपके पास अवेलेबल अर्निंग थी, ठीक? तो जो पैसा आपके पास है ना वो न्यूमरेटर में हो जाएगा और जो पे करना है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। क्लियर है? तो मतलब वो हम डिवाइड में ऐसे नीचे लिखेंगे। तो इस तरह से आप याद रखें कि कैश पेमेंट की चीज़ें नीचे जाएंगी, और ऑब्वियस सी बात है कि ऑर्गेनाइजेशन में कैश पेमेंट ऑब्लिगेशन क्या होगी, डिविडेंड, इंटरेस्ट, की सारी चीज़ें रहेंगी। तो इस तरह से आप फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। अब यही क्या क्या कि भाई इतना कैश आपके पास अवेलेबल, पेमेंट इतना करना है और अवेलेबल कैश इतना है, तो जितना ज़्यादा अवेलेबल कैश होगा उतना अच्छा है। तो हायर DSCR इंडिकेट्स बेटर एबिलिटी टू मीट कैश कमिटमेंट्स। कैश कमिटमेंट का मतलब क्या हो गया, ये प्रेफरेंस डिविडेंड देना, इंटरेस्ट देना, डेब्ट कैपिटल रिपेमेंट करना, ये कैश कमिटमेंट हो गई। तो आपकी अगर ज़्यादा हायर DSCR आ रहा है, इसका मतलब आपके पास कैश बहुत ज़्यादा है कि आप अपनी ये ऑब्लिगेशन को बहुत आराम से पेमेंट कर पाएंगे, ठीक है? तो कंपनी की पोटेंशियल अच्छी है और वो इस कैपेसिटी में है कि और ज़्यादा डेब्ट के कंपोनेंट को बढ़ा सकता है, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट के पोर्शन को बढ़ा सकता है, क्योंकि उसके पास कैश अवेलेबल है, उसकी कंडीशन अच्छी है, उसकी इनकम अच्छी है। क्लियर है? तो ये डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो बताता है। तीसरा क्या हो गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। ROI का, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का क्या कहते हैं भाई, देखिए
अगर ऑर्गेनाइजेशन की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी अच्छी है ना, आरओआई अच्छी जा रही है, तो इसका मतलब हो गया कि कंपनी इस कैपेसिटी में को डेप्ट की प्रोपोर्शन को बढ़ा सकती है, ठीक है, वो ज़्यादा डेप्ट यूज़ कर सकती है। ऐसा क्यों करेगी? इससे क्या होता है, इससे जब डेप्ट के प्रोपोर्शन को बढ़ाती है कंपनी ना, तो उसकी अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाती है। ये समझ लीजिएगा एक बार, ईपीएस की बात जब भी मैं करूँ, अर्निंग पर शेयर ये निकलता कैसे है? अर्निंग पर शेयर मतलब एक शेयर पे कितनी अर्निंग है, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, एक शेयर पे अर्निंग कितनी है, क्लियर है? अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि 1000 मैंगो है, ठीक है? अब 1000 मैंगो है और अगर आपके पास हम कहते हैं कि 20 लोग हैं, ठीक है? कितने लोग हैं? 20 लोग हैं। तो आप बताइए कि एक लोगों को कितना मैंगो मिलेगा? तो आप क्या करेंगे कि 1000 मैंगोज़ हैं डिवाइडेड बाय 20%, हमको 20 लोगों में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमने उसको डिवाइड कर दिया और जो निकला मेरा आंसर आ गया कि भाई 5, तो इसका मतलब कि एक पर्सन को 5 मैंगोज़ मिलेंगे। यही तो मेरा आ गया कि मेरे पास इतना 100 मैंगोज़ हैं और हमारे पास 20 लोग हैं, तो हम एक लोगों को 5 मैंगोज़ दे सकते हैं। तो एक पर्सन की अर्निंग कितनी आ गई? 5 मैंगोज़ की आ गई, ठीक? यही ईपीएस भी है कि कंपनी की टोटल अर्निंग कितनी हुई, अर्निंग कौन सी अर्निंग? टैक्स भी दे दो और इंटरेस्ट वगैरह भी पे कर दो, एकदम सब कुछ पे करने के बाद जो बचा है, जो रियल प्रॉफिट बचा है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसको हम कहते हैं, तो अर्निंग कितनी आ गई डिवाइडेड बाई कितने लोगों में बंटना है, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है? तो नंबर ऑफ शेयर्स मतलब कितने लोगों में बंटना है। अब एक इंसान 10 शेयर लेके बैठा है तो उसको 10 शेयर के हिसाब से मिलेगा, है ना? एक ने 2 शेयर रखा तो उसको 2 शेयर के हिसाब से बटेगा। तो किसने कितना शेयर लिया वो मैटर नहीं करता, एक शेयर के हिसाब से, तो नंबर ऑफ शेयर, तो अर्निंग इतनी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर हम कर देते हैं, तो एक लोगों पे कितना आएगा, एक लोग कितना पाएंगे अर्निंग, वो पता चल जाती है। तो अर्निंग पर शेयर, एक शेयर कितना कमा रहा है वो पता चल जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, अब वहीं पे देखिए 100 को आपने 20 से किया ना, 20 लोगों में बाँटा। अगर वही 100 को आप 10 लोगों में बाँटते तो एक पर्सन को 10-10 मैंगो मिलते। जब 20 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए तो एक पर्सन को 5 मिल रहा है। इसका मतलब अगर आपने लोग जो नंबर्स पर्सन थे, नंबर ऑफ पर्सन, आपने उनको कम कर दिया तो अर्निंग बढ़ गई ना। वैसे 20 लोगों में बाँटना था तो एक को 5 मिल रहा था और जब 10 लोगों में बाँटना पड़ा तो एक को 10 मिलने लगा, है ना? तो यही वो कह रहा है कि जब हम डेब्ट के प्रोपोर्शन को बढ़ा देंगे तो शेयर्स कम इशू होंगे, जब शेयर्स कम इशू होंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे, जब नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे तो एक शेयर्स पे अर्निंग हमारी ज़्यादा हो जाएगी। तो डेब्ट के प्रोपोर्शन को बढ़ाने से अर्निंग पर शेयर बढ़ जाती है। इज इट क्लियर? तो ये वो चीज़ कह रहा है। तो आरओआई अगर ज़्यादा है तो उस केस में हम डेब्ट के प्रोपोर्शन को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमारी ईपीएस बढ़ जाती है। और भाई अर्निंग पर शेयर बढ़ाना है तो हमारा मोटिव है, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाना है तो हमारा मोटिव है। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो गया कॉस्ट। तो फाइनेंशियल डिसीजन में हमने सिर्फ कॉस्ट पढ़ा था, कॉस्ट के अंदर ही डेब्ट और इक्विटी दोनों आ गया था। अब यहाँ पे कॉस्ट डेब्ट और कॉस्ट इक्विटी अलग पढ़ लेंगे। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या कहता है कि भाई जो कंपनी है ना, उसकी डेब्ट लेने की कैपेसिटी इस बात पर डिपेंड करेगी कि डेब्ट के लिए उसको कितना पे करना है, ठीक? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कहते हैं ना, आपको लोन मिलेगा 15% के रेट से और एक कह रहा है कि लोन मिलेंगे 8% के हिसाब से, तो जो लोग कह रहे हैं कि 8% के हिसाब से आपको लोन देंगे तो आप ज़्यादा लोन ले लेंगे, पर कोई कह रहा है कि 15% के हिसाब से आपको लोन देंगे तो आपको भी कम लो, 15% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना है। तो बट ऑब्वियस सी बात है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो लेस रहेगा, ठीक है, डेप्ट जो लोन आप ले रहे हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहेगा तो आप ज़्यादा डेप्ट ले सकते हैं, अपने कैपिटल में डेप्ट के प्रोपोर्शन को बढ़ा सकते हैं। पर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम रहेगा तो अब सॉरी, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ज़्यादा रहेगा तो आपको डेब्ट के प्रोपोर्शन को कम करना पड़ेगा, ठीक? तो कम है तो आप डेब्ट के प्रोपोर्शन को बढ़ा सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आपको डेब्ट के प्रोपोर्शन को कम करना पड़ेगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट टैक्स रेट। तो देखिए टैक्स रेट भी जो होता है वो कॉस्ट ऑफ डेब्ट को अफेक्ट करता है, ठीक है? कॉस्ट ऑफ डेब्ट को अफेक्ट करता है, जैसे अब ऐसे समझिएगा, ये बात हमने पहले भी डिस्कस कर रखी है कि टैक्स की जो इंटरेस्ट होता है ना, इंटरेस्ट आपको टैक्स बेनिफिट देता है। टैक्स बेनिफिट देने का मतलब क्या हो गया कि इंटरेस्ट की वजह से आपकी टैक्स की लायबिलिटी कम होती है। अब इसी तरीके से टैक्स का रेट ज़्यादा है कि कम, वो आपको फ़ायदा देता है। कैसे फ़ायदा देता है? अगर टैक्स का रेट ज़्यादा होता है तो जो डेब्ट की कॉस्टिंग है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है? कैसे डिक्रीज़ हो जाती है? भाई हमको ये पता है कि जो कॉस्ट ऑफ डेब्ट मतलब इंटरेस्ट जो होता है वो हमारे लिए टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिटेड है, क्योंकि इंटरेस्ट की वजह से हमारी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है।
अब दूसरा ऑब्जेक्ट क्या कह रहा है कि टैक्स रेट अगर ज़्यादा रहेगा तो तुमको फ़ायदा मिलेगा क्योंकि तुम्हारे इंटरेस्ट की कॉस्टिंग बच जाएगी। कैसे बच जाएगी? एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी उसने 1 लाख का लोन लिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डेब्ट का वो 10% का है और टैक्स रेट जो है 30% का है। हम कह रहे हैं अगर टैक्स रेट को ज़्यादा करेंगे तो इंटरेस्ट की जो कॉस्टिंग है मतलब ये जो 10% है वो रियल में 10% नहीं रहेगा क्योंकि आपको बेनिफिट मिलने वाला है, टैक्स की लाइबिलिटी आपकी कम हो जाएगी, इसीलिए वो एग्जैक्ट 10% नहीं रह जाता, वो बल्कि फ़ायदे में आ जाता है। कैसे हो जाता है? देखिए कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स क्या हो जाएगा? जब टैक्स का एडवांटेज आप ले लीजिए क्योंकि इंटरेस्ट की वजह से आपको टैक्स का एडवांटेज मिलता है तो उसका इफेक्ट आप ले लीजिए अपने आप में, तो देखिए आपको 7% का मिलेगा। मतलब टैक्स रेट अगर 30% है तो डेप्ट जो कहने को 10% है वो एक्चुअली आपके ऊपर 7% का पड़ रहा क्योंकि बाकी आपको बेनिफिट मिल गया, टैक्स एडवांटेज मिल गया। ठीक, वहीं अगर हम टैक्स रेट को लोअर कर देते हैं, हम 25% कर देते हैं, तो आपका कॉस्ट ऑफ डेट कितना जाएगा? 7.5% का चला जाएगा। इसका मतलब टैक्स रेट ज़्यादा रहेगा तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो होता है आपका कम होगा, टैक्स रेट कम रहेगा तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट आपका ज़्यादा पड़ेगा, है ना? तो टैक्स रेट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट को टैक्स एडवांटेज की वजह से। तो टैक्स रेट अगर हाई है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का तो डेब्ट के प्रोपोर्शन मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, किसी नेशन का अगर टैक्स रेट ज़्यादा है तो ऐसी सिचुएशन में वो वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन अपना डेब्ट के प्रोपोर्शन को बढ़ा सकती है क्योंकि आफ्टर कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो है उनका इफेक्टिव आएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी की। ठीक, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल मतलब क्या हो गया? देखिए इक्विटी कैपिटल के लिए मैंने बताया कि कॉस्टिंग का मतलब हो गया उनकी एक्सपेक्टेशन, वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई अगर हम इनके शेयर होल्डर हैं तो हमको रिटर्न मिलना चाहिए क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो फिक्स नहीं होता ना कि उनको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, है ना? प्रॉफिट्स कमाओगे तो ही उनको रिटर्न मिलने वाला है, तो वो तो यही हमेशा चाहेंगे ना कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। ठीक, तो कॉस्ट ऑफ जो इक्विटी होता है ना वो भी आपका इम्पॉर्टेंट होता है कि उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करें कि भाई हमको डेब्ट कैपिटल कितना रखना चाहिए, कितना नहीं रखना चाहिए। ठीक, अब अगर आप डेब्ट कैपिटल को ज़्यादा रखते हैं अपने प्रोपोर्शन में, ठीक है, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट के प्रोपोर्शन को बढ़ा देते हैं, तो इससे क्या हो जाता है जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है ना वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? कि डेब्ट के प्रोपोर्शन को अगर आप ज़्यादा करेंगे तो उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होने लगती है कि भाई हम तो सिक्योर नहीं है ना, डेब्ट आप लोन लेके कैपिटल इकट्ठा कर ले रहे हो तो वो तो बहुत सेफ है, उनको पता है कि उनका पैसा भी पूरा मिल जाएगा, उनको इंटरेस्ट भी हर बार मिलेगा। हमारा क्या, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा, तो हमारे पास रिस्क ज़्यादा है, इसीलिए उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, उनका डिज़ायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की वो जितना चाह रहे हैं कि भाई इस रेट से रिटर्न मिलना चाहिए मुझे, वो बढ़ जाता है क्योंकि वो सेफ नहीं है, रिस्क उनके पास ज़्यादा है। तो इसी वजह से क्या होता है कि अगर डेब्ट का कैपिटल में डेब्ट के प्रोपोर्शन को हम ज़्यादा करते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स बहुत रिस्की फील करते रहते हैं। ठीक, तो आपको इस बात का भी मैटर करना पड़ेगा कि भाई एक पॉइंट ऑफ टाइम तक हम डेब्ट को यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम डेब्ट को यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उससे इक्विटी पे इम्पैक्ट पड़ने लगेगा। ठीक, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी के टाइम पे ये ध्यान देना भाई कि ऐसा नहीं डेब्ट प्रोपोर्शन को बढ़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी मेरी बढ़ती चली जाएगी, तो हमें वो भी ध्यान देना है, तो इसलिए प्रोपोर्शन को सेट करना पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट आता है फ्लोटेशन कॉस्ट। अब फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है ये मैंने पहले भी बताया, फाइनेंसिंग डिसीजन के टाइम पे भी आपको समझाया है कि फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं जब भी हम सिक्योरिटीज़ को इशू करते हैं या फंड को रेज करते हैं तो उस प्रोसेस में हमारे कुछ खर्चे लगते हैं। हम इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं, डिवेंचर इशू कर रहे हैं, जो भी हम फंड जब रेज करते हैं ना तो हमें कुछ खर्चे लगते हैं। ये जो खर्चे होते हैं ना वही फ्लोटेशन कॉस्ट कहलाते हैं। ठीक है, इस कॉस्ट में अंडरराइटर कमीशंस, ब्रोकरेज, सैनिटरी कॉस्ट वगैरह, फीस, चार्जेस ये सब इंक्लूडेड होते हैं। ठीक, तो जब जिस जिस सोर्स से फंड पाने की कॉस्टिंग कम होगी उस सोर्स से आप फंड रेज करिए, जिस सोर्स में से पैसे पाने की कॉस्टिंग ज़्यादा होगी उस सोर्स से कम पैसे रेज करिए। तो जनरली देखा गया है कि डेब्ट को इशू करना, बैंक से लोन लेना तो उसमें आपका एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं लगना है, तो डेब्ट को इशू करना, डेब्ट कैपिटल पाने की जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो कम होती है कंपेयर टू इक्विटी, है ना? तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं इस सिचुएशन में फ्लोटेशन कॉस्ट को प्रेफर कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है रिस्क कंसिडरेशन। रिस्क बहुत बड़ा मैटर होता है कि भाई रिस्क के रिगार्डिंग कंपनी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, अब अगर आप डेब्ट को यूज़ करते हैं तो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है। ठीक, और फाइनेंशियल रिस्क के अलावा एक और रिस्क होता है वो है बिजनेस रिस्क या ऑपरेटिंग रिस्क, है ना? आपने फाइनेंसिंग डिसीजन में पढ़ा होगा फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करके, है ना? तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो दो तरह से, एक फाइनेंशियल रिस्क और एक ऑपरेटिंग रिस्क, दो तरह के रिस्क होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने पड़ते हैं। अब डेब्ट बढ़ाएंगे तो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा, अदरवाइज ऑपरेटिंग रिस्क तो अपने आप हमेशा ही रहेगा, बिजनेस रिस्क तो हमेशा रहता है। फाइनेंशियल रिस्क की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, वो रिस्क जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स के रिगार्डिंग, मतलब जो आपके पे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है
कि भाई मुझे इतना इंटरेस्ट पेमेंट करना है, मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड पेमेंट करना ही करना है, मुझे डेब्ट का रीपेमेंट करना ही करना है। ये आपके पास फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, वो भी फिक्स्ड कि भाई ये पैसे मुझे देने ही देने हैं। तो इसको हम फाइनेंशियल रिस्क कहते हैं, ठीक है। तो जब ये कि हम ये ना पे कर पाएँ तो उसको हम कहेंगे कि मेरे पास फाइनेंशियल रिस्क है कि हमारी इनएबिलिटी हो गई कि हम इसको पे ना कर पाएँ इन चीज़ों को, ठीक। वहीं ऑपरेटिंग रिस्क की बात करते हैं तो ये हो जाता है जो नॉर्मल ऑपरेटिंग कॉस्ट, जैसे आपने बिल्डिंग या गोदाम, स्टोर आपने रेंट पे रखा तो उसका रेंट हो गया, एम्प्लॉइज़ को सैलरी बाँटनी है, इंश्योरेंस वगैरह का इंस्टॉलमेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है। ऐसी चीज़ें जो रेगुलरली आपके ऑपरेशंस को रन कराने के लिए, आपका डेली रूटीन का काम चलता रहे, उसके लिए ज़रूरी है। वो भी एक खर्चा है। अब वो रिस्क, बिज़नेस रिस्क क्या हो गया, ऑपरेशन रिस्क क्या हो गया कि इसको ना पे कर पाने का खर्चा, मतलब जोखिम कि हम ये ना पे कर पाएँ, इसको पे करने में डिफ़ॉल्ट कर जाएँ। तो ये 2 रिस्क आपके सामने हो गए। तो अब दोनों ही रिस्क बिज़नेस को अफ़ेक्ट करते हैं। अब आप ये नहीं कर सकते ना कि दोनों रिस्क को आप अवॉइड कर दीजिए। अब आपको क्या ध्यान रखना होगा, अगर किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में एक रिस्क ज़्यादा है, तो वो दूसरी साइड मूव ऑन कर सकता है। इसका मतलब क्या कि अगर आपके बिज़नेस में ऑपरेटिंग रिस्क बहुत कम है, ठीक है? ऑपरेटिंग रिस्क लोअर है, कम है, तो आप फ़ाइनेंशियल रिस्क फ़ेस कर सकते हैं कि चलो ठीक है, ऑपरेशन कॉस्ट हमारे पास ज़्यादा नहीं पड़ती, हमारी खुद की बिल्डिंग है, एम्प्लॉइज़ को भी सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं थी, वो सब हो जाता है, मैनेज हो जाता है, बहुत अच्छा खासा फंड हमारे पास है। तो ऐसे केस में आप डेब्ट के प्रोपोर्शन को बढ़ा दीजिए, आप फाइनेंशियल रिस्क ले लीजिए कि भाई इतना इंटरेस्ट, डिविडेंड फिक्स पेमेंट करना है, आप बढ़ा दीजिए। पर अगर आपके पास ऑपरेशन रिस्क बहुत ज़्यादा है और आप कहिए कि हम फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ा लें, डेब्ट के प्रोपोर्शन को भी बढ़ा लेते, तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना। तो एक रिस्क ज़्यादा है तो दूसरे रिस्क को आपको कम करना पड़ेगा। ऑपरेशन रिस्क ज़्यादा है तो फाइनेंशियल रिस्क कम करिए, मतलब आप डेब्ट के प्रोपोर्शन को कम करिए। अगर ऑपरेशन रिस्क कम है तो आप डेब्ट के प्रोपोर्शन को बढ़ा सकते हैं, फाइनेंशियल रिस्क ले सकते हैं। तो ये रिस्क कंसिडरेशन का भी आपको रखना पड़ेगा, रिस्क का भी ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हो गया कि जो अमाउंट ऑफ कैपिटल है बिजनेस में, आप उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकें। फ्लेक्सिबल होना मतलब जब चाहे हम बढ़ा दें कैपिटल के अमाउंट को, जब चाहे हम घटा सकें, ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि आप वो फ्लेक्सिबल हो, ठीक है। अब फ्लेक्सिबिलिटी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डेब्ट कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल्स के थ्रू फंड इकट्ठा करना या उनके प्रोपोर्शन को ज़्यादा रखना ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। आपको अगर अपने कैपिटल को रिड्यूस करना है तो बहुत ईजिली आप डेब्ट का रिपेमेंट कर दीजिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रिडीम कर दीजिए, तो आपका जो कैपिटल का अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक। इसी तरह इंक्रीज करना है तो डेब्ट को इंक्रीज करना, लोन लेना ईजी हो जाता है, तो आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी के रिगार्डिंग क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कंट्रोल। जब हम बात कंट्रोल की करते हैं तो वो हमने बिजनेस फाइनेंस में भी फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर भी देख रखा है। कंट्रोल ये ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि क्या वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उनका, क्योंकि डेब्ट के केस में क्या होता है, कंट्रोल का डाइल्यूशन नहीं होता है ना। क्योंकि डिवेंचर होल्डर्स या जो लोन आपको दे रहे हैं, जो लेंडर्स हैं, उनको आपके ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है। उनको बस उनका फिक्स पेमेंट चाहिए, दैट्स इट, उनको कोई और लेना देना नहीं है, ठीक। तो लेकिन जब आप इक्विटी शेयर्स वगैरह इशू करते हैं ना, तो पब्लिक से पैसे लेते हैं, तो वो वही उनकी अंडरटेकिंग आ जाती है, तो मैनेजमेंट में उनका डिसीजन आने लगता है और फिर ये थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। तो इसी वजह से आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कंट्रोल के रिगार्डिंग आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करिए कि डेब्ट या इक्विटी का प्रोपोर्शन आपको कितना रखना है। नेक्स्ट आता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। देखिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब रन करती है ना, तो किसी न किसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर रन करती है, मतलब कुछ ना कुछ लॉ है जो उन पे इम्पोज होते हैं। अब कोई कंपनी रन करती है तो कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स उस पे लगते हैं, सेबी के रूल्स लगते हैं, तो तमाम तरीके के रूल्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रूल लगते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के रूल लगते हैं, बहुत तमाम तरीके के रूल्स उस पर एप्लीकेबल होते हैं। अब जैसे आप शेयर्स इशू कर रहे हैं, डिवेंचर इशू कर रहे हैं, तो आपको सेबी की गाइडलाइंस पूरी करनी पड़ेगी। वहाँ पे जो नॉर्म्स दिए हैं, जो प्रोसीजर दिए हैं, आपको वो फॉलो अप करना पड़ेगा। तो आप ये देखिए कि कंप्लायंस आप किसका कर पा रहे हैं, आप उन लॉ को फुलफिल कर पाएंगे, उन प्रोसीजर्स को मान पाएंगे। तो जिसका कंप्लायंस प्रोसीजर बहुत कम हेक्टिक हो, ईजिली हो सके, आप उनके थ्रू अपने फंड को रेज कर लीजिए, मतलब आप वो उसकी प्रपोर्शन को बढ़ा दीजिए। और जिन चीज़ों का कंप्लायंस प्रोसीजर बहुत डिफिकल्ट आपको लग रहा हो, बहुत ज़्यादा हो, तो उनकी प्रपोर्शन को कम कर दीजिए। ये एक तरीका होता है। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को भी आपको ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट कंडीशन। ये हमने पहले भी बताया कि आपको देखना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट का रुख कैसा है, ठीक है। अगर वो बुलिश सिचुएशन में स्टॉक मार्केट है, बुलिश मतलब कि बुलिश जैसे बुल होता है ना, एक होता है बियरिश, एक होता है बुलिश। बुलिश मतलब अपवर्ड, अपवर्ड वो
ऊपर की साइड में देखते हैं कि प्राइस रेज होंगे ना, उनका एक्सपेक्टेशन ये होता है। तो ऐसे सिनेरियो में इक्विटी शेयर्स हाई प्राइस पे सोल्ड हो जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा सिचुएशन होता है। ऐसे में आप इक्विटी के प्रपोर्शन को बढ़ा सकते हैं। वहीं बेरिश सिचुएशन में बहुत डिफिकल्ट होता है इक्विटी शेयर से फंड रेज कर पाना। तो स्टॉक मार्केट की कंडीशन क्या है उसको देखिए, उसके हिसाब से अपना प्रपोर्शन डिसाइड करिए। नेक्स्ट आता है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। तो इसमें क्या कहा गया कि भाई आप अपनी इंडस्ट्री की जो अदर कंपनीज हैं उनका देखिए कि उनका प्रपोर्शन क्या है डेब्ट और इक्विटी का, और उसकी गाइडलाइंस को देखिए, समझिए और उसके हिसाब से आप अपनी कंपनी का भी फॉलो करिए। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप इंडस्ट्री को देखिए और बस उसी को फॉलो कर लीजिए कि हमारी इंडस्ट्री में यही चल रहा है, हमारी इंडस्ट्री की कंपनी लोग ऐसे ही करती हैं तो हम भी यही करेंगे। नहीं, ऐसे मत करिए, ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। आपको इन द सेंस कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को ये जानना पड़ेगा कि इंडस्ट्री के नॉर्म्स क्या हैं, ठीक है? क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या जिस कंपनी को हम देख रहे हैं वो फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर फॉलो नहीं कर रही है तो क्या है, डेविएट कर रही है तो क्या सिनेरियो है, और अगर फॉलो कर रही है तो भी क्या क्यों कर रही है, क्या चीज़ उसके पीछे जस्टिफिकेशन होना चाहिए, और अगर फॉलो नहीं कर रही तो उसके पीछे जस्टिफिकेशन होना चाहिए। तो बोथ केसेस में आपके पास जस्टिफिकेशन अवेलेबल होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड कर सकते हैं। सो ये सारे हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।